हेलो गाइस, तुम्हें याद होगा कि डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड वाली वीडियो में ना मैंने ये वाली बात बोली थी। तुमने वो कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर दे। तो बॉलीवुड के तालाब को खराब करने वाली कौन वो मछली है, तुम्हें क्या लगता है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ, क्योंकि अगली डिटेल वीडियो ना उसी मछली के बारे में होने वाली है। पूजा एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी मिस्टर वासु बगनानी जी ने। लगातार हिट्स से ना एक चीज साफ लगने लगी थी कि ये जो स्टूडियो बस हिट्स पे हिट्स दे रहा है, ये बस यही करता है। अब काफी लोगों ने यार ये टर्म सुनी होगी कि फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को ना यूज किया जाता है पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने में। अब लगातार फिल्में फ्लॉप होने के कारण ना बगनानी पे 250 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। 2000 के बाद ना इनकी फिल्में इसलिए फ्लॉप होना शुरू हो गई क्योंकि 2000 के बाद अपने शुरुआत के 5 साल में पूजा एंटरटेनमेंट ने इंडस्ट्री को ऐसी हिट फिल्में दी हैं जिसने गोविंदा जैसे बड़े एक्टर्स का नाम तो बनाया ही, साथ में ये फिल्में हमेशा के लिए एवरग्रीन रह गई। कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1। लेकिन कुछ वक्त से पूजा एंटरटेनमेंट ने लाइन से सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप फिल्में दी हैं। और फ्लॉप्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। हर प्रोडक्शन हाउस, हर एक्टर अपनी लाइफ में ना फ्लॉप एक ना एक बार डिलीवर कर ही देता है। लेकिन जब कोई प्रोडक्शन हाउस लगातार फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स देता है, वो भी सीधा 300 करोड़ के बजट वाली फिल्म, तब ये प्रोडक्शन हाउस की कुछ तो जवाबदारी बनती है। जहां धर्मा को अपने 50% स्टेक्स बेचने की नौबत आ गई, वहीं पूजा एंटरटेनमेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो क्या है इसकी रियलिटी? क्या इनके पास पैसे छापने की मशीन है, या फिर जो दिख रहा है वो सच नहीं है? क्योंकि समंदर बहुत गहरा है। तो मैं राजीव कुमार बात करूंगा अबाउट हाउ पूजा एंटरटेनमेंट हैव द बिगेस्ट फ्लॉप्स इन द इंडस्ट्री एंड हाउ दे आर स्टिल सर्वाइविंग गाइस। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। पूजा एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी मिस्टर वासु बगनानी जी ने, जिनका जन्म कोलकाता में एक लोअर मिडिल क्लास सिंधी परिवार में हुआ। वासु जी की फैमिली का साड़ियों का बिजनेस था जनरेशन से, लेकिन एक दिन उनके बिजनेस में ना कुछ नुकसान हो गया और ये फाइनेंशियल लॉस की वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तब वासु जी 13 साल की उम्र के थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी और उन्होंने भी साड़ी बेचना शुरू कर दिया। 10 साल तक साड़ियां बेचने के बाद 1983 में वासु बगनानी जी की शादी हो गई और शादी के 5 साल बाद बगनानीज दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली आके इन्होंने कुछ दोस्त बनाए। उन दोस्तों में कुछ दोस्त बिल्डर्स भी थे जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। इन्होंने भी उनके साथ अपना बिल्डिंग बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और फिर इसी काम को अपना बिजनेस भी बना लिया। और जो साड़ी बेचने का काम ये जनरेशन से करते आ रहे थे वो इन्होंने छोड़ दिया। अब बगनानीज बड़े बड़े लोगों की बिल्डिंग्स बनाने लग गए और बहुत जल्दी करोड़पति भी बन गए। तब वासु बगनानी जी ने सोचा कि अपनी लाइफ को वो थोड़ा और आगे ले जाना चाहते हैं। इन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग की और दिल्ली से सीधा मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आते ही अंधेरी में इन्होंने घर खरीदा और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ये करने लग गए। बगनानी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने और बिजनेसेस भी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि टीवी के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना, कैसेट मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक कुमार तौरानी और रमेश तौरानी के करीबी भी बन गए और इनसे बात करके बगनानी इसका इंटरेस्ट जागा फिल्म लाइन में एज प्रोड्यूसर एंटर करने का। और इन्होंने तौरानी ब्रदर्स से इसके बारे में बातचीत भी की। वो फिल्म्स बनाना भी चाहते थे, लेकिन तौरानी ब्रदर्स ने साफ मना कर दिया। पर बगनानी को फिल्म बनाने का बिजनेस करना था। इन्होंने 1986 में अपनी वाइफ पूजा के नाम पर पूजा एंटरटेनमेंट नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोल ली। इनके पास फिल्में बनाने की नॉलेज तो नहीं थी, बस हमारी आपकी तरह फिल्मों के ये बहुत बड़े फैन थे और ये जज्बा आगे जाके इनके लिए काफी काम भी आया। अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए ना मिस्टर बगनानी डायरेक्टर डेविड धवन से मिले और फिर डेविड धवन ने कूली नंबर 1 साइन की और फिर शूटिंग स्टार्ट हो गई। फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर जैसे लेजेंड्स थे। फिल्म की स्क्रिप्टिंग कादर खान और रूमी जाफरी ने की थी। फिल्म जब बनकर रिलीज हुई सारे शोज हाउसफुल थे। 3 करोड़ के बजट में बनी हुई ये फिल्म देखते ही देखते 27 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी थी। गोविंदा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डेकेड का स्टार स्क्रीन अवार्ड तक मिला था। हुस्न है सुहाना गाना आइकॉनिक बन गया था। चुराना मेरा जिया गुरिया चुराना। कूली
नंबर 1 ने वासु बगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट को बॉलीवुड में एक सॉलिड एंट्री दे दी थी और वासु बगनानी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम अब बन चुके थे। अपनी पहली हिट फिल्म के बाद पूजा एंटरटेनमेंट ने 1997 में हीरो नंबर 1 बनाई। सिर्फ 6 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने 34 करोड़ का बिजनेस कर लिया। इस फिल्म में भी गोविंदा, करिश्मा कपूर, परेश रावल, शक्ति कपूर, सतीश शाह और कादिर खान जैसे सेम एक्टर्स थे और इसे भी डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया था। देन 98 में पूजा एंटरटेनमेंट ने बनाई एक रोमांटिक फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म में सलमान खान और काजोल लीड रोल में थे। ये फिल्म भी सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 34 करोड़ का। ये गाना सुना है तुमने? जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। ये इसी फिल्म का गाना था। 1998 की ये हाईएस्ट सेलिंग एल्बम बन गई थी। बेस्ट फिल्म के अवार्ड्स लेकर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये सारे के सारे अवार्ड्स इसी फिल्म ने लिए थे। फिर 98 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनाई। फिल्म में अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने डबल रोल किया था। इस पे तो हमने एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो भी बनाई है योगी बाबा प्रोडक्शंस पे, तो वो तुम डेफिनेटली जाकर देखना। इसके बाद इस मूवी में मिलेगी हॉट शिवगामी। नो वंडर कटप्पा इसकी हर बात मानता था। और इस फिल्म में भी अनुपम खेर, परेश रावल, सतीश कौशिक थे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सिर्फ 35 करोड़ के बजट में बनी थी और 159 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ ये 1998 की हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बन गई थी। गोविंदा को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और म्यूजिक डायरेक्टर्स को मखना और किसी डिस्को में जाएं जैसे शानदार गानों के लिए अवार्ड्स भी मिले। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। फिर पूजा एंटरटेनमेंट ने एक कॉमेडी फिल्म बनाई, टीवी नंबर 1। इसको भी डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म की परफॉर्मेंस और ह्यूमर को पॉजिटिव रिव्यूज मिले। फिल्म 52 करोड़ के कलेक्शन के साथ 1999 की सेकंड ग्रोसिंग फिल्म बन गई। इवन फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे 7 नॉमिनेशंस मिले थे। सुष्मिता सेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और चुनरी चुनरी गाना भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। 1995 से लेकर 1999 तक इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सक्सेस ने पूजा एंटरटेनमेंट को टॉप लेवल पे पहुंचा दिया था। लोगों को हंसना, नाचना, गाना सिखाया था। लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। पूजा एंटरटेनमेंट की इन लगातार हिट्स से ना एक चीज साफ लगने लगी थी कि ये जो स्टूडियो बस हिट्स पे हिट्स दे रहा है, ये बस यही करता है और पूरी इंडस्ट्री इस प्रोडक्शन हाउस की काफी इज्जत करने लग गई थी। लेकिन 2000 के एरा में मानो इन्हें नजर सी लग गई, क्योंकि जहां पहले फिल्म को पैसे के साथ साथ तारीफें भी मिलती थी, वो ना अब फेड आउट होने लग गया था। 2000 में अभिषेक बच्चन और कीर्ति रेड्डी को लेकर एक रोमांटिक फिल्म बनाई थी और फिल्म का नाम था तेरा जादू चल गया। फिल्म 8 करोड़ में बनी पर बड़ी मुश्किल से 18 करोड़ का भी कलेक्शन कर पाई ये फिल्म। तरन आदर्श ने इस फिल्म के रिव्यू में लिखा कि फिल्म का फोकस डायरेक्शन और स्टोरी पर नहीं था, अभिषेक बच्चन की ब्रांडिंग पर था। फिल्म का मैरिज पोर्शन हम आपके हैं कौन से कॉपीड था, अननेसेसरी ट्विस्ट दिखा दिए गए थे और फिल्म हो गई थी फ्लॉप। अभिषेक बच्चन के डेब्यू के बाद ना तुषार कपूर का भी डेब्यू करवाया था इन्होंने। और मुझे कुछ कहना है, फिल्म रिलीज हुई, मतलब तुषार कपूर कब से कुछ कहने लग गया यार। माया ओ 7 करोड़ में बनी ये फिल्म 30 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। फिल्म को अच्छा बुरा दोनों टाइप का रिस्पांस मिला था। फिर 2001 में सैफ अली खान, आर माधवन और दिया मिर्जा के साथ 6 करोड़ के बजट में बनी रहना है तेरे दिल में, जो रीमेक थी 2000 की आर माधवन की फिल्म मिन्नल का। फिल्म ने ना मुश्किल से 10 करोड़ का कलेक्शन भी किया था, लेकिन जब ये टीवी पर रिलीज हुई तो लोगों को बहुत पसंद आई। इस पे तो हमने एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो तक बनाया है कि व्हाई मैडी इज अ टॉक्सिक गाय। वो वीडियो भी तुम जरूर जाकर देखना। कितना बड़ा रेड फ्लैग है ये। अबे देखना, टी शर्ट के साथ साथ फोन भी रेड हो गया अब तो। बट रहना है तेरे दिल में के गाने आज भी एवरग्रीन है। जरा जरा बहकता है। फिर 6 करोड़ में अंशु त्रिखा की डायरेक्शन में अर्जुन रामपाल और दिया मिर्जा को लेकर दीवानापन बनाई गई। दीवानापन भी सिर्फ 8 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। फिर अनुपम खेर की डायरेक्शन में ओम जय जगदीश बनाई। शुरुआत में ना ये फिल्म यश राज प्रोडक्शंस बनाना चाहता था। उनको इस फिल्म के लिए सलमान, शाहरुख और आमिर चाहिए थे, पर सरप्राइजिंगली सभी एक्टर्स ने डेट प्रॉब्लम्स के कारण ना फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर पूजा एंटरटेनमेंट ने 13 करोड़ में ओम जय जगदीश प्रोड्यूस की, पर खराब एग्जीक्यूशन, खराब डायरेक्शन और खराब एक्टिंग के कारण ना
फिल्म फ्लॉप हो गई। और फिर जीना सिर्फ मेरे लिए, आउट ऑफ कंट्रोल, वादा, सिलसिला, शादी नंबर 1, कल किसने देखा, डू नॉट डिस्टर्ब, फालतू, अजब गजब, लव, हमशक्ल, हिम्मत वाला, यंगिस्तान, वेलकम टू न्यूयॉर्क, खामोशी, घोस्ट, ये फिल्में बनाई। केवल जवानी जाने मन और सरबजीत को छोड़ के ना सभी की सभी फिल्में एवरेज, फ्लॉप या डिजास्टर बनी। लोग काफी सरप्राइज थे कि अचानक से यार ये क्या हो क्या गया इस प्रोडक्शन हाउस को। 2020 में वरुण और सारा के साथ कूली नंबर 1 बनाई। लोगों ने ना फिल्म को क्रिटिसाइज किया क्योंकि एक्टर्स की परफॉर्मेंस इरिटेट कर रही थी लोगों को। स्क्रिप्ट कमजोर थी, ह्यूमर के नाम पे सिर्फ ग्लैमर था, अनरियलिस्टिक सिचुएशंस थी। वरुण धवन के करियर और इमेज पे इस फिल्म से तो काफी असर पड़ा था, जहां लोगों ने तो ये तक कहा कि ये एक क्रिंज एक्टर है। फिल्म कंपेनियन ने पिक्चर को ऑफेंसिव और अनफनी बताया और हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ओरिजिनल का स्पूफ ही कह दिया। और रिसेंटली 2021 में 150 करोड़ में बनी बेल बॉटम इंडिया में 30 करोड़ भी मुश्किल से कमा पाई। कठपुतली 100 करोड़ में बनी। फ्लॉप से बचने के लिए ना कठपुतली के सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 150 करोड़ में बेच दिया गया। मिशन रानीगंज 55 करोड़ में बनी थी और बड़ी मुश्किल से ये पिक्चर 45 करोड़ भी कमा पाई। उसके बाद 200 करोड़ में बनी गणपत, बस 13 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप डिजास्टर बन गई ये पिक्चर। हालांकि जिस हिसाब की फिल्म थी ना गणपत, ये 2 करोड़ की भी मूवी नहीं लगती। इसके बाद 2024 में 350 करोड़ में बनी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये फिल्म मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ हिंदी सिनेमा की लिस्ट में 4थे नंबर पर आती है, लेकिन ये भी फिल्म फ्लॉप हो गई 100 करोड़ की डिजास्टर के साथ। लोगों को ये फिल्म हद से ज्यादा क्रिंज, अननेसेसरी लगी, जिसको तो हमने तक रोस्ट किया है इस वाली वीडियो में। लेकिन सवाल ये उठता है कि 350 करोड़ की बजट में ये लोग अच्छे राइटर्स नहीं ले सकते थे? 350 करोड़ गए तो भाई गए कहां? अब पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्मों का बजट बहुत हाई होता है, लेकिन ये रिवील हुआ कि ये ना एक्टर्स को भी बहुत मोटी फीस देते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए ना अक्षय कुमार ने 80 करोड़ चार्ज किए थे और टाइगर श्रॉफ को भी लगभग 40 से 45 करोड़ की फीस दी गई थी, जिसने लोगों को काफी सरप्राइज किया कि यार इतने बजट में तो मूवीज बन ही जाती हैं, तो ये फीस एक्टर्स की परफॉर्मेंस के साथ जस्टिफाइड लग नहीं रही है। एक रिपोर्ट ने तो ये तक बताया कि बेल बॉटम, मिशन रानीगंज और बड़े मियाँ छोटी मियाँ अगेन वाली जो बनी, ये टोटल 4 फिल्मों के लिए ना अक्षय कुमार को 165 करोड़ रुपए दिए गए थे। पर जैकी बगनानी ने ना इसे मिस इन्फॉर्म्ड कैलकुलेशन बताकर कह दिया कि यार स्टार का फिल्मों की परफॉर्मेंस पर प्रॉफिट शेयरिंग होता है, पर प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, तो शेयर क्या हो रहा है? अच्छा बात नहीं है। फिल्मी बीट ने लिखा कि टाइगर श्रॉफ को गणपत पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए 50 करोड़ की फीस दी गई थी और बेल बॉटम के लिए अक्षय को 117 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाद में अक्षय कुमार और वासु बगनानी ने इसे रूमर्स बता दिया। अब काफी एलिगेशंस लगने लगे पूजा एंटरटेनमेंट पे कि क्या ये प्रोडक्शन हाउस ब्लैक का मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है। इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद इतना पैसा आता कहां से इनके पास, और इतनी फ्लॉप्स के बाद भी इस प्रोडक्शन हाउस को ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? अब काफी लोगों ने यार ये टर्म सुनी होगी कि फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को ना यूज किया जाता है पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने में। लेकिन क्या है ये प्रोसेस? देखो, स्टार्टिंग में ना मूवीज में ब्लैक मनी यूज होता था और इसके रीजंस भी जस्टिफाइड थे, क्योंकि पहले की फिल्म इंडस्ट्री ना रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी, जिसकी वजह से बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फिर प्रोड्यूसर को उन लोगों के पास जाना पड़ता था जो रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व होते थे, या फिर पॉलिटिशियन होते थे, या फिर गैंगस्टर होते थे। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास एलिजिडली सबसे ज्यादा ब्लैक मनी होता है। बॉलीवुड में ब्लैक को व्हाइट करने में वासु बगनानी, अनुभव सिन्हा, अनीस बाज़मी एलिजिडली काफी एक्सपर्ट लोग माने जाते हैं। 2011 में ना एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसने काफी लोगों को शॉक कर दिया था, क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन में रिपोर्टर्स ने अंडर कवर होकर ना इन्वेस्टर्स बनकर बात की थी, जो कि अपना ब्लैक का पैसा व्हाइट करवाना चाहते थे। वैसे अगर व्हाइट करना तो मिले नहीं, तो मेरे पास अभी कम से कम 300-400 करोड़ की बिल्डिंग है, इनको बोलूंगा 50% डाल दो और 2 साल बाद आप इसका व्हाइट ले लेना। इस स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या सबसे बेस्ट तरीका होता है ब्लैक को व्हाइट करने का। तरीका ना बिल्कुल सिंपल सा है। मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, उसके पास 80 करोड़ ब्लैक मनी है। अब ये अप्रोच करता है किसी एक फिल्म मेकर को, फिर फिल्म मेकर्स इस मूवी के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, लेट्स से कि n नंबर ऑफ स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स को राइट्स बेच देते हैं। ऑन पेपर 10 करोड़ की डील होती है, लेकिन असल में
80 करोड़ कैश होता है और जो 10 करोड़ होता है वो चेक के थ्रू दिया जाता है। अब जो 80 करोड़ कैश आया है ये यूज होता है एक्टर्स को ब्लैक में पे करने के लिए, प्रोडक्शन के अंडर द टेबल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, या तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदने के लिए। अब उन राइट्स को आगे थिएटर में बेचा जाता है और उनसे व्हाइट मनी में पैसा लिया जाता है। यूजुअली कस्टमर का स्पेंड अमाउंट 10 होगा तो ऑन पेपर 100 दिखाया जाता है और बचे हुए जो 90 ब्लैक मनी को दिखा के व्हाइट कर लिया जाता है। इस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब यहाँ सिर्फ ब्लैक का व्हाइट नहीं होता, प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलती है। सबसे पहले तो अपनी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया जाता है एंड उसके बाद जो भी कलेक्शन आता है उसको फिल्म मेकर्स के साथ प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर किया जाता है। अब एक्टर्स भी खुश हो गए कि यार उसे ब्लैक मनी में पेमेंट मिल गई और टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। फिल्म मेकर्स भी खुश हो गए कि उसे भाई अपने पैसे मिल गए फिल्म बनाने के लिए, और इन्वेस्टर भी खुश हो गया कि भाई ब्लैक का मनी व्हाइट हो चुका है। अब कुछ लोग इस अमाउंट पे टैक्स देकर निकल भी जाते हैं, पर कुछ लोग इसमें फालतू के खर्चे डालकर इस प्रॉफिट को कम कर देते हैं। हम इस स्टिंग ऑपरेशन से ये समझ सकते हैं कि इन तरीकों को यूज करके पिछले 50-60 सालों में अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस ने कई करोड़ के पैसे कमाए हैं। ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनको घोस्ट इन्वेस्टर्स कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इनका ना कहीं पर भी नामो निशान नहीं मिलता। जो लोग इस रास्ते को फॉलो करते हैं ना वो एक साथ कई करोड़ रुपए अलग अलग फिल्मों में लगा देते हैं और इन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू या मार्केट वैल्यू नहीं होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने सस्ते में क्यों बेच दिया ये सब कुछ। कोई चीज महंगी या सस्ती है ये तो यार तभी पता चलता है ना जब उसे कंपेयर किया जाता है, पर यहाँ तो कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। आज भी चाहे फिल्में बनाने के लिए बैंक लोन देता है, पर सिर्फ तभी देता है जब मूवी में किसी बड़े एक्टर का नाम हो। बाकी जितनी भी मीडियम बजट फिल्म्स होती हैं या छोटे बजट की फिल्में होती है ना वहाँ कोई भी बैंक लोन नहीं देता। तो फिर फिल्म मेकर्स ऐसे इन्वेस्टर्स को पकड़ते हैं जो ब्लैक को व्हाइट करना चाहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि वासु भगनानी ने कितनी ही मीडियम रेंज और छोटी फिल्में बनाई हैं और कितनी ही बड़ी बजट की फिल्में बनाई हैं, और इंडिया में तो हर साल 1500 से 2000 फिल्में बनाई जाती है, मोर देन इन 20 लैंग्वेजेस। सो थिंक कैमरा के पीछे की जो दुनिया है ना वो कैसी होगी। और अगर फिल्में फ्लॉप भी होती है ना तब भी वो अपना पैसा कमा ही लेती हैं। करण जौहर ने बताया था कि अगर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है तब भी प्रोड्यूसर डिजिटल राइट्स, टीवी राइट्स, म्यूजिक राइट्स बेचकर अपना पूरा पैसा रिकवर कर ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटल राइट 40 करोड़ में है तो टीवी राइट्स 20 करोड़ में बिके और म्यूजिक राइट्स 15 करोड़ के बिक गए तो पिक्चर रिलीज होने से पहले कितना कमा लेगी? 75 करोड़। एंड अगर मान लीजिए कि बॉक्स ऑफिस पर जस्ट थोड़ा बहुत पैसा भी वो कमा लेती है, लाइक 40 करोड़ की भी कमाई का अगर वो कर लेती है, तब भी फिल्म की कॉस्ट इजीली रिकवर हो जाती है। अब अगर पूजा एंटरटेनमेंट पर सवाल उठता है कि क्या वो इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि इनकी हाई बजट फिल्में काफी लो बजट दिखती है। गणपत जो 200 करोड़ में बनी थी उसका VFX भी अनफिनिश्ड था, एक सीन में तो लेजिट ग्रीन स्क्रीन तक रिमूव नहीं हुई थी। तो बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है यार? क्या हाई बजट बोलकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर बात कुछ और ही है? अब लगातार फिल्में फ्लॉप होने के कारण ना भगनानी पे 250 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। इस कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस तक बेच दिया है। अकॉर्डिंग टू PTI रिपोर्ट, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉयज के चेयरमैन BN तिवारी ने बताया कि यार वासु भगनानी की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट पे डायरेक्टर अली अब्बास जफर के 7 करोड़ रुपए बाकी है और मिशन रानीगंज के डायरेक्टर तीनू देसाई का तो चेक अभी तक अटका हुआ है। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने पूजा एंटरटेनमेंट को ना कई लिखे हैं, पर वो पैसे देने में लेट कर रहे हैं। एक बार तो जैकी भगनानी की शादी के कारण पैसे देने के लिए इन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन शादी के बाद लेटर फिर से भेजा गया तो बोला गया कि अभी और टाइम चाहिए, हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ की रिलीज के बाद पेमेंट क्लियर कर देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इवन प्रोडक्शन हाउस पे 250 से ज्यादा सेट वर्कर्स का 31 लाख रुपए बाकी है। एक क्रू मेंबर रुचिता कांबले ने तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके अपनी प्रॉब्लम तक बताई। अपने क्रू मेंबर्स और डायरेक्टर्स को पैसे नहीं देने पर FWIC के चेयरमैन ने शिकायत की। पूजा एंटरटेनमेंट से कांटेक्ट भी किया, लेकिन वो तो बस डीले ही करते गए। चेयरमैन ने ये भी कहा कि भगनानी जो कर रहे हैं ना वो गलत है। खुद एक शानदार लाइफ जीते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है ना तो बहाना बनाने लग जाते हैं। पर बाद में भगनानीज ने ANI से बात की और बोला कि ये सब ना रूमर्स है। जो लोग ये दावा करते हैं कि पूजा एंटरटेनमेंट ने अभी तक उनके पैसे नहीं दिए ना, उनको एक बार बैनर के साथ मिलकर बात कर लेनी चाहिए। फॉल्स
एलिगेशन। बिल्डिंग आज भी मेरी है, मैं इसको तोड़ के 15 माले का ब्यूटीफुल लग्जरी टावर बना रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से लोगों ने डाल दिया कि पिक्चर नहीं चली, नुकसान हुआ तो ये बिल्डिंग, व्हाट आर दे सेइंग। तो सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने ऑफिस नहीं बेचा, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा, इनका फोकस बिजनेस को एक्सपैंड करने में है, तो जिन डायरेक्टर्स के साथ ये काम करते हैं, जो क्रू मेंबर दिन दिहाड़ी पर काम करते हैं इनके साथ, वो झूठ क्यों बोलेंगे भाई? उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है, वो अपने काम का पैसा ही तो मांग रहे हैं। कोई एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 लोग बोल सकते हैं, लेकिन अली अब्बास, टीनू देसाई, रोनित रॉय, इतने सारे क्रू मेंबर्स, इतने सारे सोशल मीडिया यूजर्स, ये पब्लिक झूठ तो नहीं बोल सकती ना, और फिल्म एसोसिएशन झूठ का साथ तो नहीं दे सकती ना। तो सवाल है, What's going on guys? हाँ? उनकी इस कंट्रोवर्सी, अनप्रोफेशनल बिहेवियर और फ्लॉप फिल्मों ने पूजा एंटरटेनमेंट की इमेज को डाउन कर दिया। अब वर्कर्स के साथ इनके रिलेशंस खत्म हो गए, आगे से ये उनके साथ काम ही नहीं करेंगे। रोनित रॉय ने भी इनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया। इधर ऑडियंस के साथ रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं। उधर 2000 के बाद से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास बन नहीं पा रहा है पूजा एंटरटेनमेंट का। तो वासु भगनानी को क्या इन सब की कोई टेंशन नहीं है? रियलिटी ये है कि उनका काम टीवी, ओटीटी, थिएटर और म्यूजिक के राइट्स बेचकर चल जाता है गाइस। प्लस पूजा एंटरटेनमेंट खुद के लिए फिल्में तो बनाती ही है, पर अगर किसी और फिल्म मेकर को फिल्म मेकिंग में किसी टाइप की सर्विस की जरूरत है, लाइक इक्विपमेंट चाहिए, सेट कंस्ट्रक्शन करवाना है, पोस्ट प्रोडक्शन करवाना है, म्यूजिक प्रोड्यूस करवाना है, वॉइस डबिंग करवानी है, इन्फ्लुएंसर पैकेज, वैनिटी वैन चाहिए हो, केटरिंग सर्विस चाहिए हो, इवेंट मैनेजमेंट करना हो, सिक्योरिटी अगर चाहिए हो, ये सारी तमाम सर्विसेज पूजा एंटरटेनमेंट देती है। इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, और इनका ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता, इंडिया के अलावा यूके में भी इनका एक स्टूडियो है, जिसकी शुरुआत 2021 में की थी, सिर्फ 1 साल बाद 2022 में इन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट किया था। आज पूजा एंटरटेनमेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 776 करोड़ की है, लेकिन फिल्मों की इंप्रूवमेंट, उसका क्या कहें। इनकी फिल्मों का सिलेक्शन कितना खराब होता जा रहा है, ना सोचने समझने लायक स्टोरी होती है, ना कोई देखने लायक परफॉर्मेंस होती है, ना कोई दिल को छू जाने वाला डायलॉग होता है, क्योंकि इनका सारा ध्यान है बस पैसे बनाने पर। अगर ये थोड़ा स्क्रिप्ट पर फोकस कर ले, फिल्म मेकिंग की बेसिक समझ डेवलप कर ले, तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पूजा एंटरटेनमेंट के सिलेक्शंस में यही कमी है कि कहानियां ऑडियंस से बात ही नहीं कर पाती। दो 2000 के बाद ना इनकी फिल्में इसलिए फ्लॉप होना शुरू हो गई क्योंकि 2000 के बाद से लोगों ने रियलिस्टिक सिनेमा और एक्सपेरिमेंट सिनेमा को ज्यादा वैल्यू देनी शुरू कर दी थी। लोग भी कुछ नया और थोड़ा पहले से ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन देखना चाह रहे थे। जिन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने ये बात समझी, उन्होंने बनाई हेरा फेरी, कल हो ना हो, मोहब्बतें, मकबूल, मुन्ना भाई MBBS, तारे जमीन पर, 3 इडियट्स। ये सारी फिल्में अलग अलग जॉनरास की थी। इनमें कमाल की स्टोरी टेलिंग थी, लोगों से जुड़ने की, लोगों को बदलता हुआ इंडिया दिखाने की तमन्ना थी। वो सारी फिल्में चली और आज भी वही पहली पसंद है ऑडियंस की। लेकिन पूजा एंटरटेनमेंट का फोकस सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मसाला मूवीज पर था, लाइक तेरा जादू चल गया, मुझे कुछ कहना है, दीवाना बन, ओम जय जगदीश, जीना सिर्फ मेरे लिए। फिल्मों की स्क्रिप्टिंग अच्छे से हुई ही नहीं कभी, कुछ भी नया लेकर नहीं आ रहे थे ये लोग की जैसे फिल्म इंडस्ट्री रियलिस्टिक और एक्सपेरिमेंट सिनेमा को एक्सप्लोर कर रही थी उस टाइम पर। आज भी पूजा एंटरटेनमेंट पुराने तरीके पे ही अटकी हुई है। इनकी फिल्म्स इररिलेवेंट और बोरिंग होने लग गई, जिससे पूजा एंटरटेनमेंट फ्लॉप होने लगा। जैसे तेरा जादू चल गया फिल्म 2000 में बनी थी, ये अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इसमें अभिषेक बच्चन का टैलेंट था कहां भाई। फिल्म का फोकस स्टोरी पर, डायरेक्टर पर नहीं था, अभिषेक बच्चन की ब्रांडिंग पर था। ऐसे ही आप देखो मुझे कुछ कहना है, इसमें तुषार कपूर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। ओम जय जगदीश में अनुपम खेर ने डायरेक्शन डेब्यू किया था, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म ही डायरेक्ट नहीं की। इसी तरह 2024 तक फिल्मों में कई कमियां थी। अगर उन कमियों पे काम करके फिल्मों को बेहतर करने की कोशिश करते ना, तो इम्प्रूवमेंट होती और फिल्म भी अच्छी बन सकती थी। ATM का फोन है, ATM सर, अंबानी, ट्रम्प, मोदी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। लेकिन 90s की जो फिल्में थी इनकी, वो कैसे चल रही थी? उधर जब 90s में पूजा एंटरटेनमेंट की 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे, अवार्ड शोज पे, लोगों के घरों में, हर जगह सक्सेसफुल हुई ना, तब टीवी पर फिल्में बहुत कम आती थी।
मतलब तब आज की तरह इतने टीवी चैनल्स नहीं होते थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, तो लोगों के लिए थिएटर जाके फिल्म देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस था मानो कि वो कहीं पिकनिक पर जा रहे हो। प्लस सलमान, गोविंदा, शाहरुख, अमिताभ, इन सुपरस्टार्स का स्टारडम था। वैसे स्टारडम आज भी है, लेकिन यार तब स्टारडम की इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा होती थी। उस वक्त अगर लोगों को पता चल जाता कि भाई गोविंदा की फिल्म आ रही है, तो लोग अपना काम छोड़ के पहले फिल्म देखने चले जाते थे। तो कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां इसीलिए हिट हुई क्योंकि इन फिल्मों में गोविंदा थे। प्लस गोविंदा की सोच, गोविंदा का काम, डांस, उनकी हरकतें, मस्करी, मस्ती, ये सब कुछ देखने के लिए लोग जाते थे। इवन बीवी नंबर 1 और प्यार किया तो डरना क्या भी इसलिए चली क्योंकि उसमें सलमान का स्टारडम था। बड़े मियां छोटे मियां भी इसलिए चली क्योंकि अमिताभ बच्चन का भी स्टारडम था। तब फिल्में फैमिली ओरिएंटेड थी ताकि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग साथ बैठकर फिल्में देख सके और उन्हें एंजॉय कर सके। तब की फिल्मों में थोड़ा रोमांस, थोड़ी कॉमेडी, हल्का फुल्का एक्शन हो जाता था तो फिल्में हिट हो जाती थी। बट जैकी बगनानी के आने के बाद ना पूजा एंटरटेनमेंट का डाउनफॉल आने लग गया। जैकी बगनानी की स्टोरी काफी कमाल की है। जैकी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे पर आईएएस ऑफिसर नहीं बन सके क्योंकि घर में पहले से ही पूजा एंटरटेनमेंट था। तो उन्होंने अपने सारे सपनों को एक तरफ रखकर घर वालों की सुनी। उन्होंने कहा कि एक्टिंग सीख लो, तो जैकी ने एक्टिंग का कोर्स कर लिया। एक्टिंग का कोर्स करके आए तो पापा ने बिना किसी स्ट्रगल के कल किसने देखा में लीड रोल देके उन्हें लॉन्च कर दिया। 27 करोड़ में बनी ये फिल्म 7 करोड़ में निपट गई। इसके बाद फालतू, अजब गजब लव, यंगिस्तान, रंगरेज, वेलकम टू कराची, इन सभी फिल्मों में जैकी ने एक्टिंग की। सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, सिर्फ रंगरेज और फालतू को मिक्स रिव्यूज मिले। अब जैकी एक्टिंग से कुछ खास कर नहीं सके तो 2016 में फिल्म प्रोडक्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया। सरबजीत पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी और वो एक बहुत अच्छी स्टोरी थी। उसका अच्छा स्क्रीन प्ले था, उमंग कुमार की अच्छी डायरेक्शन थी और रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय की शानदार परफॉर्मेंस थी। लेकिन सरबजीत के बाद जैकी की चॉइसेस ने डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया। अगर जैकी सरबजीत के बाद बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, हिंदी मीडियम, आर्टिकल 15 जैसी अगर छोटे बजट की फिल्में स्किलफुल एक्टर्स, राइटर्स, डिजाइनर्स को लेकर अगर बनाते ना तो ये फिल्में लोगों को रिलेटेबल लगती और तो और लोग को देखने पे मजबूर भी करती और थिएटर तक भी लाती। लेकिन जैकी बगनानी एक लग्जरी लाइफस्टाइल में फंस गए। अगर ये स्ट्रगल करते, ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस करते और सबसे बड़ी बात इस काम को करने की अगर भूख होती, उनके पास कहने को कुछ होता ना, तो ये काम बहुत इंस्पिरेशनल हो जाता। आज इन्होंने अपनी खुद की म्यूजिक लेबल स्टार्ट की है। उस म्यूजिक लेबल का नाम है JJ म्यूजिक। अच्छी सोच है, इससे म्यूजिशियंस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा। लेकिन बात जब पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्मों की हो ना, तो जैकी बगनानी को अभी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत। ये समझना होगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए ना सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी और अच्छा एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर जैकी आज भी अपनी अप्रोच बदले ना, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड राइटर्स, डायरेक्टर्स, डिजाइनर्स के साथ अगर वो काम करे ना, तो पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्में इंप्रूव हो सकती हैं। बाकी डाउनफॉल तो हो ही चुका है। वासु बगनानी ने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल तो देखा। उन्होंने उस स्ट्रगल से उठ के साड़ियां बेची, बिल्डिंग्स बनाई, टीवी के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करे, कैसेट की फैक्ट्री तक डाली, पूजा एंटरटेनमेंट बनाया, 90s में फिल्में बनाकर इंडस्ट्री पर सक्सेस तक पाली उन्होंने। लेकिन बाद में वो सक्सेस कहीं फीकी सी पड़ गई क्योंकि वो कई सारे शॉर्ट टर्म फॉर्मूलाज पर डिपेंड हो गए थे। फिल्मों में ब्लैक या व्हाइट मनी लगा के प्रॉफिट कमाना जरूरत हो सकता है, लेकिन फिल्म मीडियम के क्राफ्ट को इग्नोर करना, अपने ही क्रू मेंबर्स को पैसे के लिए रुलाना, इवन वेल नोन डायरेक्टर्स के पैसे भी लटका के रखना, ये दिखाता है कि पूजा एंटरटेनमेंट के काम में लापरवाही हुई है। अपने वासु बगनानी अपने बेटे जैकी बगनानी को उनकी पसंद का काम करने देते तो वो इन बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्मों से कई गुना बेहतर काम करते। या हो सकता है वो छोटे से शुरुआत करते, पहले छोटे मोटे रोल करते, छोटी फिल्में प्रोड्यूस करते, छोटे मोटे सोशल सब्जेक्ट्स पर बात करते, तब भी पूजा एंटरटेनमेंट का डाउनफॉल ना रुक जाता। पूजा एंटरटेनमेंट ने कुछ मेजर फ्लॉप्स दी हैं। अब बिहाइंड द सीन क्या रियलिटी यार वो यही लोग जानते हैं। लेकिन इससे इन जनरल बॉलीवुड की ना इमेज पर असर पड़ता है। बड़े मियां छोटे मियां, कूली नंबर 1 की रीमेक, गणपत जैसी मूवीज देखकर ना लोग अगली किसी भी मूवी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। और रिमेंबर, जो मैंने पहले भी कहा था, बॉलीवुड घर का वो बड़ा बेटा है जिसकी हर छोटी बड़ी गलती पे ना उंगली उठाई जाती है और बाकी इंडस्ट्री वो छोटे बेटे की तरह है जिसकी सारी गलतियां ना माफ होती हैं। इसलिए बॉलीवुड को ही आगे आना पड़ेगा ऐसी मीडियोकर फिल्म्स को रोकने के लिए। अंत में
एक बात जैकी बगनानी के लिए, इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाता है, वो उसकी वैल्यू करता है जिसे पाने में संघर्ष किया जाता है। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है यार इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम अगर चैनल पर नए हो ना तो YBP फिल्मी को अब तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, @योगी बाबा प्रोडक्शंस को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।